अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक चैप्टर नया शुरू किया था। चैप्टर नंबर 4 है केन्स का अमूमी नज़रिया रोज़गार और आमदनी है, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने उसके मफरूज़ात पढ़े थे इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। तो अब जो हम ना उसका जो अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। हम पहले तो केन्स के नज़रिया रोज़गार और आमदनी की जो नुमायाँ खसूसियात है वो मैं पहले वैसे डिस्कस कर देता हूँ। केन्स ने कौमी आमदनी के तवाज़नी सतह का तस्वर पेश किया था, जिससे मुराद ये था कि कौमी आमदनी की एक ऐसी सतह होती है जहाँ मईशत के मजमूई अखराजात और मजमूई पैदावार आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है कि उसकी मजमूई जो अखराजात और मजमूई पैदावार बराबर होती है। मजमूई अखराजात और मजमूई पैदावार बराबर होती है। तो ये नुमायाँ खसूसियात थी केन्स के नज़रिया रोज़गार की। केन्स के नज़रिया रोज़गार की नुमायाँ खसूसियात। दूसरे अल्फाज में वो कहता था कि केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह वहाँ तय पाती है जहाँ मईशत की मजमूई तलब और मजमूई रसद। यहाँ पर उसने मजमूई तलब को मजमूई अखराजात को मजमूई तलब का नाम दिया और मजमूई पैदावार को मजमूई रसद का नाम दिया। ये याद रख लें। यहाँ पर यानी कि मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह का तयन, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ से हमारा को जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है कि हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, या हम इसको कह सकते हैं कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह का हमने करना है अब तयन। तो जैसा कि डॉक्टर केन्स कहता था कि प्रोफेसर केन्स कहता था कि हम किसी भी मईशत की कौमी आमदनी की तवाज़न सतह का तयन वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे सबसे पहले नंबर पर मजमूई तलब और मजमूई रसद बराबर हो, इज़ इक्वल टू मजमूई रसद बराबर हो। दूसरे नंबर पर मजमूई बचतें इज़ इक्वल टू मजमूई सरमायाकारी के बराबर हो। ये दो चीज़ें जिस जगह पे कौमी आमदनी का तवाज़न होता है, जब मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि जो बचतें होती हैं वो हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। तो आज हम दो मेथड पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि मजमूई तलब और मजमूई रसद जो है इनका ख़त कैसे बनेगा। डायरेक्ट हमने ख़त बनाना है, डायग्राम इसका गोशवारा कोई नहीं बनाना। तो मजमूई तलब और मजमूई रसद का ख़त हम वो बनाएंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका। तो ये जो मैं साथ में बोलता हूँ और लिखता नहीं हूँ, मतलब मैं मेन जो पॉइंट है वो लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो भी आप साथ साथ लिख लिया करें, क्योंकि वो आप के क्वेश्चन को लंबा करने में मदद देगी। तो मजमूई तलब और मजमूई रसद को अगर हम इक्वेशन में लिखें तो ये बनता है y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। ये मजमूई तलब का भी ख़त है, ये याद रख लें। मजमूई तलब का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि ये मजमूई अखराजात, ये सारे अखराजात टोटल खर्च हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे सेविंग नहीं है, आई है। तो आई का मतलब क्या हुआ, कंजप्शन भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि सारे ही खर्च हो रहे हैं पैसे। तो जब सारे ही खर्च पैसे हो रहे हैं तो मजमूई अखराजात को हम मजमूई तलब भी कहते हैं। इसको हम मतलब समझा देता हूँ आपको मैं, ये लिख लेना आप, ये जो मैं बोलने लगा हूँ कि मजमूई तलब से मुराद वो तमाम आमदनियाँ होती हैं जो आमलीन पैदाइश ने
द्वारा जो आमलीन पैदाइश ने अशिया और ख़दमात को पैदा करने के बाद कमाई होती है, और इन कमाई हुई आमदनियों या मुआवज़ों का कुछ हिस्सा वो ज़रूर सर्फ कर देते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पर खर्च कर देते हैं, और कुछ हिस्सा अशियाए सरमाया पर खर्च कर देते हैं। अब ये जो अशिया सरमाया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि वो कारोबार पर आगे खर्च कर देते हैं। बस एक तरफ तो मजमूई तलब मजमूई आमदनियों को ज़ाहिर करती है, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि मजमूई तलब या अशिया सरमाए पर होने वाले मजमूई अखराजात की भी नुमाइंदगी करती है। अब ये टोटल जो है, इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो वो मजमूई आमदनी होगी, और यही अगर वो खर्च कर रहे हैं दोनों तो वो मजमूई अखराजात भी हो गए। ठीक हो गया। तो ये मजमूई आपने तलब जो है वो आपने लिखना है। तो इसमें आपने जो मैंने बताया इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के ज़रिए आपने इसमें सब कुछ लिखना है कि इसमें हम कंजप्शन भी कर रहे हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो जब कंजप्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये टोटल अखराजात है। तो मजमूई टोटल अखराजात हो गए, तो मजमूई तलब कैसे हो गई या मजमूई इनकम कैसे हो गई कि जो दोनों खर्च कर रहे हैं इनको जमा करेंगे तो वो हमारी इनकम के ही बराबर होंगे। तो अब मैं इसका बनाने लगा हूँ डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं आगे बना लेता हूँ, चले इधर बना लेता हूँ मजमूई तलब का ख़त, और ये ख़त पॉजिटिव होगा। ये याद रखना है कि मजमूई तलब का ख़त क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव कैसे होगा वो हम पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट हमने ख़त ही पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इधर मैं ले लेता हूँ इनकम, और इधर मैं मजमूई अखराजात ले लेता हूँ। अच्छा, इसका ख़त ये बिल्कुल वाई को टच करता हुआ जाएगा, ये याद रख लें, वाई को टच करता हुआ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस जगह पे मजमूई अखराजात है ना, तो इस जगह पे अगर हमारी इनकम बिल्कुल सिफर भी हो गई तो हम कुछ ना कुछ यहाँ पे इतना खर्च कर रहे हैं। जैसे जैसे अब इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे अखराजात मजमूई बढ़ते चले जाएंगे। तो ये y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई का ख़त है, और ये y इज़ इक्वल टू सी प्लस सी वाई प्लस आई नोट का ख़त है। ये दोनों ही ख़त आप लिख सकते हैं, यानी कि कंजप्शन भी है, यहाँ पर कंजप्शन हो गई जो हम हर हाल में कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी ये बढ़ने शुरू हो गए, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर है। तो इसकी मैं आपको ना एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने मजमूई तलब को वाई महवर पर ले लिया है, और मुल्की आमदनी को हमने एक्स महवर पर ले लिया, यानी कि तलब को यानी कि टोटल अखराजात को हमने वाई पर ले लिया है। और यह मजमूई तलब का ख़त ये ज़ाहिर कर रहा है कि सिफ़र आमदनी पर भी मईशत में मजमूई तलब की सूरत में कुछ अखराजात हो रहे हैं। इस जगह पे CO, इसको CO कहते हैं, इधर C लिखने की बजाय CO भी लिख सकते हैं। इस जगह पर भी मजमूई तलब कुछ ना कुछ हो रही है। अच्छा, अब इसको समझे। अब वो कहता है कि ये जो CEO है ये तर्जुमानी कर रहा है खुद इख्तियार सरफी खर्च की, यानी कि ये जो CEO है इस जगह पे वो अखराजात हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, इतने हमें उसको खर्च करने ही पड़ेंगे। अच्छा, ये वाले जो है ये CY किसको हो गया, ये इसको हम क्या बोलेंगे, तरगीब याफ्ता सरफी खर्च, यानी कि ये तब शुरू होंगे जब हमारी इनकम में इजाफा होना शुरू होएगा। और ये आई नॉट, इसका मतलब क्या होगा, ये खुद इख्तियार सरमायाकारी होगी। अब ये मजमूई तलब का ख़त है, ये याद रख लें आप। ठीक हो गया। तो ये मजमूई तलब का ख़त है जो कि ख़त बाएं से दाएं ऊपर उठ रहा है, तो ये आपने याद रख लेना है। अब हम दूसरा जो ख़त है वो बनाएंगे मजमूई रसद का ख़त। ये मैं इधर साइड पे बना लेता हूँ, मजमूई रसद का ख़त। तो मजमूई रसद के ख़त को अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो वो बनती है इक्वेशन, ये मैं एक साइड पे कर देता हूँ, ये लग गया। अब ये यहाँ से अलग होगा। तो ये y इज़ इक्वल टू C प्लस S। अब यहाँ पे जो हमारे पास S आ गया है तो ये मजमूई रसद को
शो कर रहा है, इसमें इससे मुराद क्या होगा कि मजमूई रसद से मुराद वो तमाम आमदनियाँ हैं जो आमलीन पैदाइश ने अशिया और खिदमात को पैदा करने के बाद कमाई हैं। बिल्कुल यहाँ तक तो सेम हो गया। इन कमाई हुई आमदनियों या मुआवजों का कुछ हिस्सा वो खर्च कर लेगा, यानी कि ये कंजप्शन कुछ हिस्सा खर्च कर लिया उसने, और कुछ हिस्सा वो क्या कर देगा, बचतों के सुपुर्द कर देगा, यानी कि बचतों की नज़र कर देगा। बस एक तरफ तो मजमूई रसद मजमूई आमदनियों को ज़ाहिर कर रही है, अब ये मजमूई रसद जो है ये आमदनी को ज़ाहिर कर रही है, और दूसरी तरफ ये मजमूई पैदावार को भी ज़ाहिर कर रही है। लिहाजा मजमूई रसद अशिया सरफ और अशिया सरमाए की सूरत में मजमूई पैदावार और उन पैदावार को पैदा करने के इवज़, जो पैदावार हमने करनी है उनके इवज़ आमलीन पैदाइश को हासिल होने वाले मुआवज़ों या आमदनियों को भी ज़ाहिर करती है। इसको हम क्या कहते हैं जी, मजमूई रसद। तो दो चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, ये वाली ये मजमूई तलब का खत है और ये मजमूई रसद का खत है। तो अब अगर मैं इसका रसद का खत बनाऊंगा तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप का ही बनेगा, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होगा कि ये अब वाई को टच करते हुए नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सीधा यहाँ से टच करते हुए, क्योंकि मजमूई रसद वाई महवर पर हमने ली मुल्की आमदनी को, एक्स महवर पर मजमूई रसद को हमने किधर लिया, y इज इक्वल टू सी प्लस एस मजमूई रसद, और यहाँ पर हमने ले ली इनकम को। मुल्की आमदनी में इजाफे के साथ साथ मजमूई रसद का मजमूई पैदावार में भी इजाफा होता चला जाता है। इस तरह मजमूई रसद का ख़त बाएं से दाएं जानब उठेगा और ये मबदा ओ से शुरू होगा, क्योंकि माइनस एस ओ और प्लस सी ओ को इकट्ठा करें तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, प्लस सी ओ माइनस एस ओ, ये समझें। प्लस सी ओ का मतलब है कि इधर हम ये जो हम डायग्राम पढ़ रहे थे, इधर हम कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं जो कि प्लस में है, ठीक हो गया। लेकिन जो हम बचत जब भी कर रहे होते हैं तो सबसे पहली जो बचत होती है, मिसाल के तौर पर हम ये भी आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सरफी खर्च है या हमारी इनकम 1000 रुपये है और हम खर्च कर रहे हैं जी हमारे पास 1200 रुपया, तो सेविंग कितनी आएगी हमारे पास, -200, क्योंकि सेविंग का फार्मूला होता है y माइनस सी। तो ये y है और ये हमारे पास क्या है, c, यानी कि हमने अपनी y में से अपनी कंजप्शन को यानी कि खर्च को निकालना होता है। बाकी क्या बचता है, -200, यानी कि शुरू वाले में माइनस में हमेशा माइनस ही बचेगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये हम आगे गोशवारे में पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल ये गैप ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव वाला भी नहीं रहेगा, नेगेटिव वाला भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सिफर से स्टार्ट होगा। और ये जो ख़त है ये हमारे पास होगा जी मजमूई y इज इक्वल टू सी प्लस आई मजमूई रसद का खत। इसकी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन बनी है कि y इज इक्वल टू एस माइनस एस ओ प्लस एस वाई प्लस सी ओ प्लस सी वाई। अब देखें ये हमारी शुरू वाली जो सेविंग है वो माइनस में गई है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी वो प्लस में, हमारी जो सेविंग है प्लस में शुरू हो जाएगी, और ये सी ओ खुद इख्तियार सरफी खर्च और ये इनकम के साथ जो हमने इधर पढ़ा है। तो अब एक चीज़ इसकी रह गई है और वो है जी इन दोनों का तवाज़न, यानी कि मजमूई तलब और मजमूई रसद का खत को अब हमने करना है बराबर। तो ये आखिरी है बिल्कुल, यानी कि दोनों डायग्राम्स हमने पढ़ लिए हैं। अब दोनों डायग्राम पढ़ने के बाद ये हमने ख़त बना लिया जी मजमूई तलब का y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई, और ये हमने ख़त बना लिया जी मजमूई y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। जिस जगह पे ये दोनों बराबर हैं वो हमारे पास हो गया जी इनकम 1, और इस जगह पे
वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई बी, वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस बी। दोनों चीज़ें यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब वो अगर कहता है कि अगर हमारी इनकम हो जाए वाई नॉट कह लें, या इसको आगे हम ले जाएं वाई टू, इन दोनों जगह पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मईशत को कैसी होगी। तो सबसे पहले ये ए स्टेज भी देख लें, ये जी का इसको अगर हम नाम दे दें, या ये हमारे पास एच का इसको नाम दे दें, इसको एल का दे दें, इसको एम का दे दें। यानी कि ये ऊपर वाली जो लाइन है ये वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई है, और सी प्लस सॉरी एस है, और ये जो नीचे वाली ये बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस आई की लाइन है। अब देखें कि इस जगह पे ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस जगह पे जो मजमूई तलब का ख़त है ये ऊपर है और मजमूई रसद का ख़त नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी प्लस आई ग्रेटर दैन है सी प्लस एस से, यानी कि मजमूई तलब बढ़ रही है मजमूई रसद से। तो जब मार्केट में तलब ज़्यादा हो, रसद कम हो, तो इसका मतलब मार्केट स्टेबल होती है, ग्रूमिंग करती है, यानी कि अप जाती है, पीक पे जाती है या कम होती है। तो डेफिनेटली जब मार्केट में तलब ज़्यादा होगी, रसद उतनी नहीं होगी, तो मार्केट स्टेबल होगी, आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ के ये चली जाएगी फिर इस स्टेज पे, जिस जगह को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम आगे ले जाएं y2 पर, इस जगह पे ये देखें कि हमारे पास जो सेविंग है सी प्लस एस ग्रेटर दैन सी प्लस आई, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारी रसद बढ़ गई है हमारी तलब से। तो जब रसद मार्केट में बढ़ जाए लेकिन उतने लोग ख़रीदने के लिए ना हों, तो मार्केट फिर डिक्रीज़ होती है, मार्केट में मंदे के हालात आते हैं, क्योंकि रसद माल अजाफी पड़ा हुआ है और लेने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर ये पीछे की तरफ आती है, फिर इस जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रखती है, जिस जगह पे मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होती है। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद हम इसको रियाज़ियाती तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसकी अगर समझ आई है तो लाजमी कमेंट करें और बताएं कि क्या चीज़ समझ आ रही है क्या नहीं, कि मैं मज़ीद उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।